नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो रोज़ हम जो पंचांग की सीरीज़ लाते हैं, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है, मुझसे पर्सनली पूछते भी हैं कि ये जो पंचांग है इसके विषय में इतना जानना ज़रूरी क्यों है और आज का पंचांग जो है वो क्या होता है। तो उन सारे सवालों का जवाब लेकर के आज मैं उपलब्ध हूँ। और आज का पंचांग क्या है, आज के पंचांग की उपयोगिता क्यों है, और जो है भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो है पंचांग को महत्वता क्यों दी गई है, साथ ही इसकी उपयोगिता क्या है। तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही आज का पंचांग क्या है, पंचांग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में, और साथ ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशंस हमेशा अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पंचांग क्या है। पंचांग या पंचांगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शब्दशः मतलब है 5 अंगों से युक्त वस्तु। इसलिए पंचांग इन 5 अनिवार्य अंगों से मिलकर बनता है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, ये 5 अंग होते हैं पंचांग के। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के माध्यम से लोगों को पक्ष, ऋतु एवं माह का भी पता चलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक माह में 2 पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं, जबकि एक पक्ष में 15 तिथियां होती है। वहीं वैदिक पंचांग में माह और ऋतुओं के नाम अंग्रेजी कैलेंडर से भिन्न होते हैं। जो हमारा वैदिक पंचांग है, जो हमारा सनातनी पंचांग है, जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने बताए गए हैं, उसी प्रकार हमारे सनातन पंचांग में, हमारे वैदिक पंचांग में भी 12 महीने बताए गए हैं। लेकिन वो और ईस्वी जो कैलेंडर है वो दोनों में बहुत भिन्नता है। तो ये जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह के नाम हम जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जिसको सावन भी कहते हैं, भाद्रपद जिसको भादवाम कहते हैं, आश्विन अर्थात कुंवार, उसके पश्चात कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष जिसको मार्गशीर्ष बोलते हैं, और फिर पोष, फिर माघ और फिर फाल्गुन। इस प्रकार 12 महीने बताए गए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के इन नामों को आप याद भी कर सकते हैं ताकि हमें हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे 12 महीनों के, वैदिक सनातनी 12 महीनों के हम नाम याद रह सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग में ऋतु जो है वो किस प्रकार बताई गई है। तो आज का पंचांग नामक इस पेज में आप भारतीय ऋतुओं के संबंध में भी जान सकते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ आपको सभी प्रकार की ऋतुएं मिलती है। ऐसा यहाँ की भौगोलिक विविधताओं के कारण संभव हो पाता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंग्लैंड जो है यूके, जहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा ही ठंडा रहता है। साथ ही एक दिन में वहाँ पे अनेक मौसम रहते हैं, लेकिन ठंडाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगी। साथ ही कभी कभी बारिश हो जाएगी। तो वहाँ का वेदर जो है बहुत बिगड़ा हुआ है। वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। आसपास की जो कंट्रियाँ हमारी, उनका मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन हमारे भारतवर्ष की भूमि में भौगोलिक विविधताओं के कारण जो है यहाँ पर 6 ऋतुएँ हैं जिसमें सभी प्रकार का मौसम हमको देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु से लेकर के तो बसंत तक, साथ ही शरद ऋतु से लेकर के तो जो है शिशिर ऋतु तक जो है हमें सभी प्रकार की, अत्यंत ठंडी भी मिलती है, कम ठंडी भी मिलती है, गर्म और ठंडी भी मिलती है। सभी प्रकार की हमें ऋतुएं प्राप्त होती हैं जिसका हम आनंद ले पाते हैं। लेकिन विदेशी लोगों में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। वहाँ भी तीनों मौसम हैं, पर लेकिन वहाँ पर अधिकतर ठंड ही ठंड रहती है ज़्यादातर, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में 6 ऋतुएं होती हैं जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। इन ऋतुओं का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऋतुओं के नाम भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वैदिक और हम सनातनी हैं, तो हमें 6 ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए। पहला जो है वो बसंत ऋतु हमारी आती है, और दूसरी जो है ग्रीष्म ऋतु भी चल रही है, साथ ही वर्षा ऋतु भी आने वाली है,
और फिर शरद ऋतु आती है जिसको ठंडी हम जो कहते हैं, फिर हेमंत ऋतु आती है, फिर शिशिर ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु तो आप जानते ही होंगे, वसंत पंचमी से जो है वसंत ऋतु का ही समय रहता है। ग्रीष्म ऋतु काल जो रहता है वो लगभग अप्रैल माह से प्रारंभ हो जाता है और जून महीने तक जो है ग्रीष्म ऋतु रहती है लगभग। और सभी जो हमारी 6 ऋतु है वो आप 2-2 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं, 2-2 महीने के हिसाब से 6 ऋतु रहती हैं। तो 12 महीने तक जो है 2 महीने एक ऋतु रहती है और 12 महीने तक सभी ऋतुएं समाप्त होती हैं। वर्षा ऋतु भी उसी प्रकार जुलाई से लेकर के जो आपका सितंबर तक, उसके पश्चात शरद ऋतु हो जाती है, फिर उसके पश्चात जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास हेमंत, फिर शिशिर ऋतु हो जाती है फरवरी। इस प्रकार जो है बहुत ही बढ़िया ऋतुओं का वर्णन हमारे इसमें किया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं तिथि के बारे में। तिथि को बोलचाल की भाषा में तारीख या फिर दिनांक भी कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह डेट से भिन्न है। जिस प्रकार डेट होती है, डेट जो होती है वो डेट अंग्रेजी पंचांग में होती है और हमारे यहाँ पे जो है दिनांक होता है या फिर तारीख होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा भिन्न होती है। क्योंकि हिंदू पंचांग में एक तिथि 19 से लेकर के 24 घंटे तक की हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी तारीखें 24 घंटे के बाद परिवर्तित हो जाती हैं। कई बार एक दिन में 2 तिथियाँ भी होती है, परंतु इसमें सूर्योदय की तिथि को मुख्य माना जाता है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष में पंचदशी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि को अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जिसको तिथि के बारे में पता नहीं है वो तिथि के बारे में या सही तरीके से जान ले कि तिथियां किसको कहते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी के जो कैलेंडर होता है उसमें 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख होती है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जो दिनांक, जिसको हम डेट बोल सकते हैं, हमारी सनातनी जो डेट होती है वो इस प्रकार होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, जिसको हम पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सातें, आठें, नौमी, दशमी, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा पूनम भी कहते हैं, अमावस्या को अमावस भी कहते हैं। इस प्रकार जो हमारी तिथियाँ होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वार के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समयावधि को एक वार कहा जाता है। जिस प्रकार सुबह जो हमारा दिन उदय होता है और फिर जब अस्त होता है, फिर पुनः दिन जब उदय होता है तो उसको जो है एक वार कहते हैं। दिन उदय होने से लेकर के तो अगले दिन तक, फिर उदय होने तक उसको एक वार कहते हैं। बोलचाल की भाषा में वार को दिन भी कहते हैं। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इस प्रकार जो है वार होते हैं और ये भी पंचांग का महत्वपूर्ण बिंदु है। तिथि के बाद में दूसरा जो बिंदु है वो वार ही आता है। उसके पश्चात जो है योग आता है। आइए विस्तार पूर्वक योग के बारे में जानेंगे। हिंदी ज्योतिष के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा के संयोग से योग का निर्माण होता है। तकनीकी भाषा में यदि इसे समझा जाए तो सूर्य और चंद्रमा के भोगांश को जोड़कर 13 अंश 20 मिनट से भाग देने पर एक योग की अवधि प्राप्त होती है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हम पृथ्वी से सीधा इनको देख पाते हैं और इनकी दशा और दिशा जो है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, इसी को भोगांश हम कह सकते हैं। और 13 अंश 20 मिनट से भाग देने पर एक योग की अवधि प्राप्त होती है। योग का शाब्दिक अर्थ ही 2 चीज़ों को जोड़ना होता है, अर्थात 2 चीज़ों को जोड़ करके ही योग बनता है। इसी प्रकार भोगांश को जोड़ करके ही, दोनों सूर्य और चंद्रमा के भोगांश को जोड़ करके ही योग बनता है। और योग जो है 27 प्रकार के कहलाते हैं। आप देखिए, विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। इस प्रकार जो हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार 27 योग बताए गए हैं और वो योग के नाम भी आप याद रखें तो बहुत ही अच्छा होगा, और याद ना रखें तो फिर भी आप इनके बारे में इतना तो जान ही सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में।
तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि नक्षत्र जो होता है वो क्या होता है। नक्षत्र के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि नक्षत्र भी तारे ही होते हैं या ग्रह होते हैं या क्या होता है नक्षत्र। तो नक्षत्र के बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आसमान में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग आकाशगंगा देखते हैं ना, और जो सप्तऋषि तारा देखते हैं, उसी प्रकार नक्षत्र की एक संज्ञा बनी होती है। अलग अलग पृथ्वी के आसपास जो है नक्षत्रों की संज्ञा बनी है, और उन्हीं नक्षत्रों की संख्या को अर्थात समूह को, जो जहाँ पर एक से अधिक तारे हों, जहाँ पर एक से अधिक इकट्ठे तारों का समूह अगर आप देखें तो उनसे मिलाकर के फिर एक नक्षत्र बनता है। और वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती। इस प्रकार जो है 27 नक्षत्र हमारे इसमें बताए गए हैं। और नक्षत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दिन रात प्रगति जिस प्रकार सूर्य चंद्र करते हैं उन्हीं के अनुसार इनका भी एक समयावधि रहती है। आइए अब बात कर लेते हैं हम करण के बारे में। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। जो तिथि होती है उसके आधे भाग को करण कहते हैं। अर्थात एक माह में कुल 60 करण होते हैं। करण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, चर और स्थिर करण। चर करण के नाम इस प्रकार हैं: बल, बालव, कोलव, तेतिल, गर, वणिज और विष्टि। स्थिर करण के नाम इस प्रकार है: शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न। इस प्रकार करण भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हिंदू कैलेंडर के इतिहास के बारे में। हिंदू पंचांग में विक्रम संवत का महत्वपूर्ण स्थान है। गणना हेतु इसे सबसे सटीक कैलेंडर माना जाता है, क्योंकि जब से राजा विक्रमादित्य हुए हैं, विक्रमादित्य के वहीं से उज्जैन में आप जानते होंगे भगवान महाकालेश्वर की नगरी से ही जो है ज्योतिष वगैरह जो शास्त्र हैं, आर्यभट्ट ने जो रचना की है, वो सभी कुछ हमें उज्जैन में देखने के प्रमाण भी मिलते हैं अवंतिका नगरी में। तो इसलिए वहाँ के जो राजा हैं उन्हें विक्रम संवत का उन्हीं के नाम से विक्रम संवत का निर्माण हुआ है। और 75 ईसा पूर्व महान राजा विक्रमादित्य के काल में इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे विक्रम संवत कहते हैं। इस संवत के अनुसार ही 12 महीने का 1 वर्ष और 7 दिन का 1 सप्ताह रखने का प्रचलन शुरू हुआ था। परंतु आज़ाद भारत में गोग्रियन कैलेंडर को राजकीय कैलेंडर की मान्यता हुई। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में विक्रम संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया है। इस प्रकार भारतीय कैलेंडर का इतिहास है। सनातनी कैलेंडर का इतिहास जो है इस प्रकार रहा है। आइए अब बात करते हैं दैनिक पंचांग की उपयोगिताओं के बारे में। तो आधुनिक हिंदू पंचांग में पर्व, राशिफल, आवश्यक तिथियां और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती है। यहाँ आज का पंचांग आपको आपकी जगह के आधार पर प्रत्येक जरूरी मुहूर्त, दिशाशूल, सूर्योदय व सूर्यास्त, चंद्रोदय व चंद्रास्त, ताराबल, चंद्रबल आदि बहुत सी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और कराएगा। इस सूचना के आधार पर आप अपने कार्य का प्रारंभ अथवा कार्य की योजना बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है सही समय में किया गया कार्य हमेशा सुफलदायी होता है। इस लेख के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आज के पंचांग से संबंधित दी गई उपरोक्त जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो इसलिए सही समय के अनुसार सही कार्य योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो आप आज का पंचांग का जो एपिसोड अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये ज्ञात होता रहेगा कि आज शुभ समय कब है, अशुभ समय कब है, आज क्या तिथि है, आज क्या वार है। और हमें सनातनियों को, हम वैदिक लोगों को जो है ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके और कोई प्रश्न छूट गया हो जो मैं लेना भूल गया, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो मित्रों
तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा मिलते रहें। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवारों, रिश्तेदारों के साथ में फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी आप सोशल मीडिया माध्यम यूज़ करते हैं उसके माध्यम से अधिक शेयर करें ताकि हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सनातन वैदिक भाइयों को ये जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त हो और उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, भगवान हम सबका भला करे। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।